नमस्कार, वेलकम टू आरसीआईज नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टीचिंग ब्रेल एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट मिस्टर वीरेंद्र सिंह। ही इज ब्रेल डेवलपमेंट ऑफिसर एट NIVH देहरादून। ही इज़ वर्किंग फॉर लास्ट 22 ईयर्स इन दिस फील्ड और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने व्यूज़ दे सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो आइए हम अपने एक्सपर्ट से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है ये टीचिंग ब्रेल है, तो हम जानना चाहेंगे कि हम ब्रेल विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो किस तरीके से हम उनको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो दर्शकों को सर्वप्रथम नमस्कार। एक्चुअली ये बड़ा ही अहम प्रश्न है। यह खास तौर से कि जो लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, और ये मैं विश्वास करता हूं कि ब्रेल क्या है ये आप भली भांति जानते होंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि ब्रेल शिक्षण को हम कैसे सफलतापूर्वक अपने अपने क्षेत्र में, अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करें और दृष्टिहीन बालकों को उसका भरपूर लाभ मिले। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ब्रेल शिक्षण के लिए, फॉर टीचिंग ब्रेल, हमें कुछ ज़्यादा ही एहतियात के, कुछ नए कदमों की, कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हम लोग बात करें कि जो प्रिंट रीडिंग और ब्रेल रीडिंग दोनों के प्रक्रिया में, पठन प्रक्रिया में मूल अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो प्रिंट रीडिंग है वह दृष्टि से की जाती है और जो ब्रेल है वह स्पर्श माध्यम से किया जाना चाहिए। वास्तव में यह सभी को पता है कि लुई ब्रेल ने ब्रेल की रचना जब की थी, उसमें उसका उद्देश्य दृष्टिहीन लोगों के पठन पाठन, पढ़ने लिखने के उद्देश्य से ब्रेल की रचना की थी। लेकिन आज के युग में जैसे जैसे व्यवसायीकरण विशिष्ट शिक्षा का हो रहा है, उसमें लोग दृष्टि से ही भी ब्रेल पढ़ने लगे हैं, जिसे मैं किसी तरह से उचित नहीं मानता। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि ब्रेल स्पर्श माध्यम से पढ़े जाने वाली वस्तु है, इस क्रम में हमें यह जानना होगा कि पठन जो प्रिंट माध्यम से और पठन ब्रेल माध्यम से, दोनों में जो अंतर है वो ये है कि हमारे जो स्पर्श इंद्रिय है उसका जो परसेप्चुअल विंडो है अपेक्षाकृत छोटा है। हम एक बार में एक ही कैरेक्टर, एक ही इकाई, अर्थात जिसको कैरेक्टर हम कह सकते हैं, की पहचान होती है। जबकि प्रिंट रीडिंग में दृष्टि के व्यापक परिक्षेत्र होने के कारण उसकी जो इकाई है वो एक वर्ड भी हो सकती है, एक वाक्य भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। अर्थात दोनों के जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है उनमें अंतर है। अतः आवश्यक है कि जब हम अपने बालकों को या अपने टारगेट ग्रुप को ब्रेल सिखाएं तो इस तथ्य को भली बात समझ लें कि स्पर्श की अपनी सीमाएं हैं। ये क्या इसका लिमिटेड क्षेत्र होता है। उस क्रम में ब्रेल को सिखाने से पहले ध्यान रखना होगा कि उसकी भली भांति ट्रेनिंग दी जाए, उसकी इस तरह से रेडी किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए उस प्रक्रिया को कि हमारे ब्लाइंड बच्चे को तकलीफ ना हो। सर, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि प्रिंट रीडिंग और ब्रेल रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है,
तो जैसे कि आपने बताया कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्रोसेस, उन दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रेल जो हम पढ़ाते हैं उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं, पहले क्या मतलब फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं जिससे कि हम एनफोर्स करते हैं कि हमें ब्रेल रीडिंग इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। हाँ, बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। यह बात बिल्कुल सही है कि यह तथ्य जब समझ में आ गया कि हमें दोनों के प्रक्रिया में अंतर इस प्रकार का है, तो यह भी जानना आवश्यक है कि ब्रेल शिक्षण से पूर्व, बिफोर टीचिंग ब्रेल, व्हाट आर द स्टेप्स विच वी शुड फॉलो टू कैरी आउट टू प्रिपेयर आवर चाइल्ड। बच्चे को तैयार करने से पूर्व हम क्या क्या कदम उठाएं। यह बात बिल्कुल हमें ध्यान रखनी होगी कि पढ़ने की प्रक्रिया साइटेड के लिए भी कुछ होती हैं और कुछ वही चीज़ें ब्लाइंड के लिए होती हैं। खास तौर से उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहूँगा। उसमें यह है कि जैसे उसका थोड़ा मानसिक विकास इस स्तर का हो कि आपस में वो मेल जोल कर सके, कक्षा में बैठने की भावना पैदा हो, कुछ उसमें अपने वस्तु और इसको समझने की चीज़ें आ जाएं। दूसरा जो है कि वो उसमें संवेगात्मक भी विकास होना चाहिए कि कुछ सुनना चाहिए उसको, कि कोई कहानी समझ सके जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसको एक क्रमिक ढंग से वो सुन सके बच्चा। तो ये तो साइटेड बच्चे और ब्लाइंड बच्चे दोनों के लिए ज़रूरत है। आवश्यक जो है वो ये है कि ब्लाइंड बच्चे के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की रेडीनेस, जो प्री रीडिंग रेडीनेस की आवश्यकता होती है। इस क्रम में कि जब हमने बता दिया है कि स्पर्श माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, तो स्पर्श की जो प्रक्रिया है, स्पर्श की जो इंद्रिय है, उसको ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और यह भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ब्रेल पढ़ते समय हमें अपने हाथों का कोऑर्डिनेटेड यूज होता है, मूवमेंट होता है। सर, जैसे कि यहाँ आपने एक पॉइंट बताया कि कोऑर्डिनेटेड यूज होता है और हमें अपने टेक्टाइल सेंस को स्ट्रांग रखना चाहिए ब्रेल रीडिंग के दौरान। लेकिन अगर किसी बच्चे में एसोसिएटेड कंडीशन में मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मोटर प्रॉब्लम अगर उस बच्चे में है तो मोटर प्रॉब्लम में तो अब वो देखना पड़ेगा कि उसमें बीमारी किस कारण से है जी। अब मुझे इसमें इस संदर्भ में है कि उसके लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देनी होगी ताकि उसमें गति आए, उसमें मस्कुलर कंट्रोल जरूरी है हाथों में, ताकि बार बार लाइनों को हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं पेज के ऊपर। तो इसलिए जब तक उस पर हाथों में कंट्रोल नहीं होगा, मस्कुलर कंट्रोल नहीं होगा और कोऑर्डिनेटेड यूज तब तक होगा नहीं और फिंगर में सेंसिटिविटी भी नहीं आएगी। और हो सकता है कि मोटर का कारण उसमें कोई और भी प्रॉब्लम हो जी। वो मेडिकल चीज है, उसमें मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन तो मतलब उसका बच्चे का अलग तरीके से ब्रेल सिखाने की, वो सामान्य ब्रेल शिक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके लिए स्पेशल क्लासेज या अलग ढंग से केयर करने की जरूरत होगी जी। उसमें समय ज्यादा लग सकता है जी। जैसे कि आपने बताया कि अलग तरीके से हमें इंटरवेंशन प्लान करना होगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। और हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि प्रिंट रीडिंग और ब्रेल रीडिंग में किस तरीके से प्रोसेस डिफरेंस होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं प्री रिक्विजिट्स की, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम जानते हैं इसके बारे में और कि हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट्स ध्यान में रखने चाहिए। जी, तो प्री रिक्विजिट्स में जैसा कि आपको आवश्यकता मैंने बता दी है कि ब्लाइंड बच्चे को साइटेड के तुलना में मस्कुलर कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे बच्चे की उम्र, जो नर्सरी के बच्चा की उम्र साइटेड बच्चे की, उससे कहीं ज़्यादा होगी और तभी उसमें शारीरिक विकास उतना विकसित होगा ताकि वो हाथों को कंट्रोल कर सके। और जो ब्लाइंड के लिए, जो ब्रेल के लिए यूज़ होने वाली सामग्री है, स्लेट, आपने देखा होगा वो अपेक्षाकृत भारी होती है और जो स्टाइलस होती है उसको भी पकड़ने की क्षमता उसमें हो। तो आवश्यक है कि हम बच्चे को इस प्रकार के ट्रेनिंग दें कि ब्रेल बिंदुओं पर आधारित है। तो उसके अंदर 2-3 एक्सरसाइजेज हैं। पहले तो जैसे साइटेड बच्चे को वातावरण से एक्सपोजर मिलता है, प्रिंट पढ़ने के लिए चलते फिरते पोस्टर्स होते हैं और वो देखता है तो मोटिवेट होता है, तरह तरह के फोटोग्राफ्स होती हैं। लेकिन ब्लाइंड बच्चे के साथ कोई फोटोग्राफ, कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिलता। तो आवश्यक है कि हम पहले अपने जो क्लासरूम है, जो अपना विद्यालय का वातावरण है, उसमें ब्रेल का इन्वायरमेंट पैदा करें। जैसे
उसका नाम लिखा जाए, कक्षा उसका नाम ब्रेल में लिख करके उस पर चिपका दिया जाए, टेबल के ऊपर टेबल लिख करके चिपकाया जाए, चेयर के ऊपर चेयर लिख करके स्टिकर ब्रेल में चिपकाए जाएं, ताकि बच्चा स्वतः प्रेरित हो यह जानने के लिए कि यह कुछ है, और उससे उसको सीखने की जो मोटिवेशन ज़्यादा पैदा होगा। ये तो बड़ी सामान्य सी बात हुई इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन की। उसके बाद स्पेसिफिक में जब आता है तो बच्चे को हमें सिमुलेटेड बुक्स भी तैयार करनी चाहिए, जैसे कि पुराने होमवर्क किए हुए बच्चे, जो सीनियर बच्चे, उनकी किताबें ले लें, उसको बांध करके टैग करके उसको हाथ, क्योंकि हाथ की ट्रेनिंग जरूरी है मूवमेंट की। साइटेड बच्चे के लिए ये जरूरी नहीं कि मूवमेंट होता हो, इंद्रिय का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन हाथों का मूवमेंट जरूरी है इसमें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसकी लाइन टू लाइन प्रैक्टिस करना है, क्रॉस द लाइन, ये बड़ा जरूरी है कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो इसके लिए जरूरी है कि सिमुलेटेड बुक्स बनाएं और उस पर हाथ उसके चलाएं। उसके बाद जब हम बिंदुओं पर आते हैं कि खास तौर से जब बच्चे को हमें बिंदु सिखाना, तो कई बार मैंने ये देखा है विद्यालयों में आज भी कई लोग मिलते जुलते तर्क करते हैं कि साहब ब्रेल सिखाने के लिए गोलियों का यूज करें और बड़े बड़े बोर्ड जो होते हैं टिन के ऊपर अक्षरों को उभार दिया जाए, वो ज़्यादा ठीक होता है। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का कोई भी आर्टिफिशियल कोई भी तरीका जो ब्रेल बिंदु के जो नेचुरल डार्ट्स हैं उससे हट करके प्रस्तुत न किया जाए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। उससे क्या होता है कि बच्चे में एक नई प्रकार की बिंदु पढ़ने की आदत विकसित हो जाती है और हमारा उद्देश्य, जो हमारा पर्पस है, वो कहीं न कहीं डिफीट होता है। इसलिए आवश्यक है कि ब्रेल के प्रस्तुति में, ब्रेल शिक्षण के समस्त प्रक्रिया में जो वास्तविक ब्रेल है, बिंदु हैं, उसी के द्वारा ही उसको प्रशिक्षित किया जाए, उसी की तरह उसको एक्सपोजर दिया जाए। अब बात आती है कि बिंदुओं को पहचानने के लिए उसके अंदर लाइकनेस, डिसलाइकनेस, इस तरह के कई शेप्स भी आते हैं मॉन्टेसरी में साइटेड बच्चों के लिए, रेक्टेंगल और कई शेप जो आते हैं, डिफरेंट शेप्स, उनकी एक्सरसाइजेस करा के बच्चे में एक टच सेंसिटिविटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पहले टीचिंग करने से पहले ये जरूर किया जाना चाहिए हम जब ब्रेल टीचिंग की बात करते हैं तो। और उसके बाद जो हमने बताया कि बिंदुओं पर आधारित भी कुछ ड्रिलिंग होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि बिंदु के अलग अलग शेप बना दिए जाएं, बिना यह बताए कि ये कोई मीनिंग है। लाइनें गिनवाएं, उसमें एक छोटी बड़ी लाइनें, यहाँ बताओ हाउ मेनी लाइन्स आर देयर ऑन द पेज, कौन छोटी है कौन सी बड़ी है, इससे बड़ी, तो उससे बिंदुओं के द्वारा सेंसिटिविटी और बिंदुओं को पहचानने की क्षमता उसमें आएगी। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज रीडिंग रेडीनेस के लिए ब्रेल में भी बिंदुओं पर आधारित तैयार की जानी चाहिए। और इसके लिए डिफरेंट जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं टीचिंग के, स्पेशल डिप्लोमा, उसमें सिखाया जाता है ब्रेल टीचिंग के दौरान। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हमारा बच्चा ब्रेल पढ़ने से पूर्व आवश्यक रूप से और आवश्यक मात्रा में उसके अंदर ब्रेल सेंसिटिविटी सीखने की पूरी क्षमता आ सके। उसके बाद जो ध्यान देने की बात यह है कि हम बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ाएं। जब हम सिखाने लगे ब्रेल तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ये अगला टॉपिक होगा हमारा, जिस पर कि हम सोच रहे हैं कि आपसे बात करें। यह बता दूं मैं कि यहाँ पर साइटेड बच्चे के साथ जो देखा गया है, जो होता है व्यवहारिक तौर पर, वो ये है कि उनके साथ लिखना और पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। लेकिन ब्रेल सिखाते समय मैं बहुत ही इसको सख्ती से, बड़े ही मतलब एक सशक्त माध्यम से बताना चाहता हूं कि राइटिंग को साथ साथ ब्रेल रीडिंग के साथ नहीं चलाना होगा। उसका कारण यह है कि जब हम बच्चे को ब्रेल सिखाते हैं तो ब्रेल सीखने की प्रक्रिया लिखने की प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि आमतौर से जो हम इंस्ट्रूमेंट आजकल यूज करते हैं, राइटिंग स्लेट, उसमें लिखते समय डार्ट्स रिवर्स पंच होते हैं, उभरते हैं, और पढ़ते समय राइट टू लेफ्ट टू राइट उनको पढ़ा जाता है, और लिखते समय राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है।
इसलिए एक उनका जो मेंटल कंसेप्ट बनेगा बिंदुओं का वो अलग होगा। इसलिए ज़रूरी है कि साल 2 साल तक रीडिंग ही कराई जाए ब्लाइंड बच्चे को और राइटिंग को फिलहाल स्थगित रखा जाए। यह जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन यह देखा यह गया है कि लोग राइटिंग पहले कराते हैं सुविधा की दृष्टि से या न जानकारी की वजह से। और तो इसलिए मेरा सुझाव है सभी कार्यकर्ताओं से इस क्षेत्र में जो हैं कि इसको ध्यान रखा जाए। उसके बाद हम जब ब्रेल सीखने की बात करें, सिखाने की बात करें और कब शुरू करें, तो जो हम ये देख लें कि हमारे बच्चे में पर्याप्त सेंसिटिविटी, पहचानने की क्षमता, स्पर्शीय शक्ति विकसित हो गई है कि वो बिंदुओं को पहचानने लगा है इस हद तक कि हम ब्रेल को पढ़ा सकते हैं, तब हम अपने बच्चे को ब्रेल की तरफ ले जाएं। सर, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ देंगे कि टच जो सेंसेशंस हैं वो बच्चे की स्ट्रांग हो जाए, तो हम ये जानना चाहेंगे अगर इन केस हम लेते हैं कि बच्चे में एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट, सारे सेंसेशंस इंटैक्ट हैं, सब कुछ फाइन है, बट ब्लाइंड है बच्चा, तो इसका कुछ इंटेलिजेंस से लिंक है? डज इट अफेक्ट द आईक्यू और ब्रेल के, इसके मतलब कुछ कनेक्शन है इसका? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। ब्रेल का संबंध इंटेलिजेंस से पाया गया है। विदेशों में रिसर्च हुई है और जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें ये पाया गया है कि ब्रेल सीखने के लिए साइटेड बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा आईक्यू की ज़रूरत हो, बुद्धि परिलब्धि की ज़रूरत पड़ती है। इसको इस प्रकार से देखें, इसमें जो ऑथेंटिक स्टडी मिलती है, यूँ तो बहुत स्टडी हुई है लेकिन सभी का उल्लेख शायद संभव यहाँ ना हो, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी स्टडी लगती है वो लॉयन फील्ड की है, कैटरिस एंड लॉयन फील्ड की स्टडी है। उसमें ये पाया गया है कि हम जब बच्चे को ब्रेल सिखाते हैं तो 11 साल की अवस्था में जा कर के हम अपने बच्चे को इस योग्य पाते हैं कि वह लिखना पढ़ना सीख सकता है, सीख लेता है 11 साल की अवस्था में। मतलब ब्रेल की का जो कौशल है लेखन और पठन दोनों को 11 साल की अवस्था में वह ग्रहण करता है। इसमें बुनियादी सवाल यह उठता है कि एक बच्चा 11 साल की अवस्था में, चाहे वो ब्लाइंड हो या साइटेड, मैं दोनों को अभी भूल जाऊं, कि वह लिखना पढ़ना 11 साल में सीखता है। और जबकि साइटेड बच्चा 5वीं या 6वीं में उम्र के हिसाब से होता है, तो क्या उस समय वो लिखना पढ़ना के कौशल को प्राप्त करता है? नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहले दूसरे के बच्चे, साइटेड बच्चे पढ़ना लिखना अच्छी तरह समझ जाते हैं। वो भाषा की वजह से भले ही उसका उच्चारण या और न कर पाते हों, अर्थ न समझते हों, लेकिन लिखने पढ़ने में वो लिखने पढ़ने का कौशल वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सिद्ध होता है कि 11 साल की उम्र में हमारा ब्लाइंड बच्चा ब्रेल कौशल प्राप्त करता है, तो मतलब यह है कि उसके लिए आईक्यू की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और यह भी स्टडी की गई है कि जिन बच्चों की ब्रेल अच्छी होती है वो बच्चे पढ़ने में अच्छे, अपने क्लास में अच्छे उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और काफ़ी उनका जो बुद्धि परिलब्धि है वो ज़्यादा है, यह देखा भी गया है। और उनके पढ़ने लिखने की स्पीड भी ज़्यादा रहती है, ये भी स्टडी से सिद्ध हुआ है। तो इसका जरूर संबंध है और इसका प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि जो बच्चा जितना उम्र का होगा शायद उसकी ब्रेल अच्छी हो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में ब्लाइंड होता है, तो इसका तात्पर्य नहीं कि ब्रेल सीखने में उसकी उम्र जो है वो बहुत जल्दी सहायक होगी, क्योंकि उम्र का संबंध केवल आईक्यू का तो है, लेकिन ब्रेल का संबंध उसके स्पर्श से भी, स्पर्श ग्राह्यता से भी है। स्पर्श कितना है उसका, तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी अंगुलियां सॉफ्ट होती हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा शार्प और ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर्ड विद वन एडल्ट एट द एज ऑफ 25 और 30, तो उसको सुविधा होगी। तो इसलिए बच्चा एक एडल्ट की तुलना में ब्रेल जल्दी सीखेगा। तो ब्रेल में कई फैक्टर्स हैं, लैंग्वेज भी मैटर करती है बहुत सारी। अगर भाषा उसकी अच्छी होगी तो ब्रेल भी सीखने में उसको मदद मिलेगी।
तो कुल मिलाकर कहना यह है कि ब्रेल सिखाते समय बहुत से ऐसे कारक हैं जिन्हें हमें दृष्टिगत करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। अब हम चर्चा पुनः अपने मूल टॉपिक पे आते हैं कि ब्रेल शुरू कैसे करें। तो मैंने पहले भी कहा था कि ब्रेल शुरू करने से पूर्व हम अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं। वी शुड बी assured that our child is now ready to learn braille and he has acquired all necessary amount of sensitivity in touch, and for that purpose we have suggested a set of exercises to increase this sensitivity in touch, and that you have now finished, and now you have assured, you have judged your child to be ready for learning braille. Now question arises कि whether and how, what would be the method to teach braille. मेथड इम्पॉर्टेंट इसलिए है हमारे ब्लाइंड बच्चे के लिए कि साइटेड बच्चे के लिए हम जब सिखाते हैं तो उसके लिए कोई मेथड की बात हम नहीं करते, वर्ड मेथड या अन्य कोई मेथड स्पेसिफिक की, लेकिन ब्लाइंड के संबंध में मेथडोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखें जो हमारा साइटेड बच्चा होता है वो प्ले वे मेथड में बहुत कुछ सीखता है, फोटोग्राफ्स के माध्यम से। उसके लिए प्राइमर्स बहुत बने हुए हैं, बड़े सुंदर अट्रैक्टिव, कहीं एलिफेंट्स मतलब कहीं जोड़ जोड़ कर उसको अट्रैक्टिव वे में उसके लिए फोटोग्राफ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्ले वे में ही वो सीखता है, उसको अपने एक्सपीरियंस को एसोसिएट करता है देख करके, विजुअल एक्सपीरियंस को। इससे हमारा जो बच्चा है ब्लाइंड बच्चा वो डिप्राइव होता है और उसकी जो ब्रेल टीचिंग होगी वो कहीं हद तक बोरिंग होगी अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे। ज़्यादातर जो लोग अभी तक करते आए हैं, अभी तक स्कूलों में मैंने देखा है कई जगह पे बच्चों को याद कराते हैं, डार्ट स्क्राइमिंग कराते हैं, 1 2 फॉर दिस, 1 2 3 एल मतलब 1 2 3 4 पी लाइक दिस। तो डार्ट स्क्राइमिंग ऑफ लेटर्स ये तो किसी भी दशा में कराया ही नहीं जाना चाहिए, यह देखते हुए कि बच्चे इससे बोर होते हैं और अनसाइकोलॉजिकल मेथड है। बच्चे को जब तक हम शारीरिक तौर पे उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस क्रिया में, केवल मानसिक तौर पे वो याद जो जुटा हुआ है और उसका दिमाग मेंटली वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हमारी टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगी और बहुत उससे रिजल्ट भी हमें नहीं मिलने वाला है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि उस बच्चे को उसका जो एक्सपीरियंस है जो पढ़ाएं तो उसको भी एक टैक्टाइल तौर पे कुछ मॉडल्स लें, बनाए जाने चाहिए टीचर के द्वारा और उसके एक्सपीरियंस से उसको जोड़ा जाना चाहिए टैक्चुअल। और जो जो वर्ड्स या जो भी चीज़ें सामग्रियाँ पढ़ाना चाहते हैं उसको टैक्टाइल मॉडल हो और कोशिश हो कि वो 3 डायमेंशनल मॉडल्स हों कि जैसे हमने केला पढ़ाया, कलम पढ़ाया, लाइन पढ़ा रहे हैं या जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको टच करके उसको ओरिएंट कराएं बच्चे को, कंक्रीट दे करके देखो ये है लाइन है ये। जैसे यहाँ आपने बताया कि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे थ्रू ब्रेल, तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि इज इट गिविंग द रियल पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और जो भी हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जैसे हमने लाइन दे दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया बच्चे को, बट उसका रियलिटी में जैसे साइज की अगर हम बात करते हैं तो एक रियल पिक्चर क्या हम बच्चे को दिखा सकते हैं उसकी? देखिए रियल पिक्चर का मतलब क्या हुआ कि लाइन खुद दिखाया जाए जो संभव नहीं है। वो तो लाइन का मतलब कि साइटेड बच्चे के पास तो ये चांस है कि वो जू में जा करके सजीव भी देख सकता है, लाइव देख सकता है, लेकिन यह बात ब्लाइंड बच्चे के लिए संभव नहीं है। अगर हम चिड़ियाघर में भी ले जाएं तो भी संभव नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड जो है टच करेगा तभी हो सकता है, जो किसी भी दशा में संभव नहीं है क्योंकि वो हिंसक पशु है। तो उपाय यही है कि उसका मॉडल दिया जाए, 3 डायमेंशनल मॉडल दिया जाए और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये इसका टेल है, ये इसका बैक है, ये इसका ये है, उसका जाज है। इस तरह से ही उसको कंपेंसेट किया जा सकता है उस गैप को जो विजुअल गैप है ब्लाइंड का, उसको 3 डायमेंशनल मॉडल से ही हो सकता है। आजकल कई लोग उसको ग्राफ बना देते हैं और स्केच करके दिखाते हैं जो किसी भी तरह से मीनिंगलेस है। तो यह बात सही है कि ब्लाइंड बच्चे का जो विजुअल गैप होता है उसको भर पाना तो कठिन है ही, लेकिन द टीचर शुड डू हर बेस्ट
कि उसको रेमेडी करे, हाउ टू कंपेंसेट द लॉस अकर ड्यू टू ब्लाइंडनेस। तो उसीलिए मैं कह रहा था कि जब हम ब्लाइंड बच्चे को ब्रेल सिखाएं तो वो उसको उसकी टीचिंग को साइकोलॉजिकल बनाए, ताकि वो फिजिकली भी वो इन्वॉल्व हो और जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो उससे जोड़े अपने को, तभी वो फिजिकली भी इन्वॉल्व होगा और मेंटली भी बच्चे को ब्रेल सीखने की जो हमारी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो यह देखने के बाद कि हमारे बच्चे में ब्रेल पढ़ने की क्षमता पूरी आ गई है और हमने जो आवश्यक प्राइमर्स अरेंज कर लिए हैं और अब हम समझते हैं कि हमारा बच्चा तैयार है उसके लिए, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को हम प्रॉपर पोस्चर दें बैठने का, उसके लिए प्रॉपर फर्नीचर भी दें और वो बच्चा अपने जगह पर बैठ करके उसकी हाइट का ही फर्नीचर हो कि डिस्कम्फोर्ट न फील करे। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं जब हम क्लासरूम में टीचिंग की बात करते हैं। आइडियल स्थिति ये भी है उसमें कि बच्चे को सिखाते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। तो ये देख लेने के बाद अब हमें चूज करना है कि बच्चे को क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोगों ने नाम दिया है इसको वर्ड मेथड, सेंटेंस मेथड और कंबाइंड मेथड या इंडिविजुअल लेटर मेथड। 3-4 तरह के मेथड्स इंट्रोड्यूस करने की बात की जाती है ब्रेल सिखाने के लिए, और उसमें 2-3 बातें हम करना चाहेंगे कि हमारे जो मित्र लोग हैं देश भर में, हम लोग अपने पाठ्यक्रमों में जब मिलते हैं तो उनके दिमाग में जो एक तस्वीर बनी हुई है, जो एक प्रैक्टिस उनके दिमाग में ये है कि ब्रेल को हम पहले बिंदुओं को रटाकर और एक एक अक्षर के द्वारा पहचान करके ही ब्रेल सिखा सकते हैं। सिखाना उचित है, आदर्श स्थिति है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ब्रेल पहचानने की क्षमता एक बार में एट ए वन जंग एक करेक्टर होती है। तो अगर हम इस तरह के माध्यम से जो पद्धति आपने अक्षरों वाली अपना रखी है या जो चल रही है उसके माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे में वो अपेक्षाकृत जो स्पीड है पढ़ने की, वो पहले एक एक वर्ड को एनालाइज करेगा, एक एक अक्षर को, फिर उसको सिंथेसाइज करेगा। तो उसमें जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो डिफेक्टिव रीडिंग हैबिट्स शुरू से ही डेवलप हो जाएगी। तो आवश्यक है कि हम उस बच्चे को जब ब्रेल बिगिन करें, टीचिंग ब्रेल, उस समय ही इस तरह से ध्यान रखें कि बच्चे में बजाय इसके कि वो एनालिटिक अप्रोच लेकर चले और सिंथेटिक अप्रोच ले, एनालिटिक अप्रोच बाद में ले, उसको पहले पढ़ने की प्रैक्टिस करें। तो होना ये चाहिए कि हम सब मेथड अप्लाई करें। वर्ड मेथड आइडियल मेथड है वैसे, और उसमें यह है कि हमें कुछ वर्ड्स चुन लें पहले उसके एक्सपीरियंस से जुड़े हुए और उनको ध्यान में रख करके जो बच्चा जानता हो उनको पढ़ाएं। और यह भी ध्यान बता दूं मैं यहाँ पर कि होता तो नहीं है, लेकिन आदर्श स्थिति यह है कि हमें बच्चे के लिए जो ब्रेल प्राइमर चूज करें उसमें तो ज़्यादातर ये होता है कि जो आम बच्चों के लिए प्राइमर है वही इस्तेमाल करते हैं, उसी को ब्रेलीकरण कर दिया जाता है और उसी को प्रयोग करते हुए हम अपने बच्चों को ब्रेल सिखाते हैं। यह किसी भी तरह से मैं मानता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि उसमें जो विषय वस्तु होती है वो ज़्यादातर दृष्टिमूलक होती है और दृष्टि पर आधारित होती है। अब जैसे चांदनी रात और ये चंद्रमा और ये बहुत सारे चीज़ें, परछाइयाँ, प्रतिबिंब पर आधारित लाल लाल रंगों के आधार पर बच्चों को, ज़्यादा साइटेड बच्चों को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए उनका विषय जो होता है दृष्टिमूलक ज़्यादातर होता है, जो ब्लाइंड बच्चे के लिए बहुत मददगार नहीं होता। तो आवश्यक यह है कि हम ब्लाइंड बच्चे के लिए जो विषय शिक्षण विषय चयन करें या जो भी वोकैबुलरी हम तय करें उसमें ध्यान रखें कि उसमें उस ब्लाइंड बच्चे के अनुभव से जुड़ी हुई हो।
सर जैसे ये ब्रेल टीचिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, और हम कुछ कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में भी इंट्रोड्यूस कराते हैं हम बच्चे को, तो हमारे कौन से फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर बच्चे को ब्रेल सिखा रहे हैं तो पहले हमें हिंदी सिखानी है या इंग्लिश या मैथ्स में हमें काउंटिंग सिखानी है? कुछ ऐसा है पॉइंट्स? वेरी गुड पॉइंट। देखिए, पहली बात तो हम एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर कि हम लोग ब्रेल को एक सब्जेक्ट के रूप में व्यवहार करते हैं। वास्तव में ब्रेल एक सब्जेक्ट नहीं है, ब्रेल एक माध्यम है, और ये किसी भी भाषा को व्यक्त करने का, जैसे प्रिंट के क्या है, प्रिंट कोई हिंदी प्रिंट या इसके लिए नहीं है। तो ब्रेल सीखने सिखाने के लिए कोई अलग से व्यवस्था मैं मानता हूँ नहीं की जानी चाहिए। ये भाषा के क्लास में होना चाहिए और भाषा से जुड़ा हुआ है इसका संबंध। जब हम कोई भी भाषा सिखाते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो ब्रेल का संबंध उससे अपने आप कोरिलेटेड है कि जब भाषा हम कैसे सिखाएंगे, किसी न किसी माध्यम से। भाषा का मूल स्वरूप है उसकी ग्रामर, उसकी स्पेलिंग, उसकी चीजें, तो उसको हम कैसे सिखाएंगे? वो तभी संभव है जब कोई न कोई माध्यम हो। साइटेड बच्चा प्रिंट माध्यम से सीखता है, ब्लाइंड बच्चा ब्रेल माध्यम से। इसलिए यह सवाल जो आपने किया कि पहले हम मैथ कोड सिखाएं या कौन सी भाषा सिखाएं, यह बात उस पर निर्भर करती है कि उस विद्यालय में ब्रेल जो शिक्षण माध्यम क्या है। अगर उस स्कूल में हिंदी मीडियम है तो नेचुरली वो पहली कक्षा से वो हिंदी भाषा सीखेगा, तो हिंदी भाषा जब सीखेगा तो ब्रेल अपने आप उसको सीखनी पड़ेगी। तो यह भाषा से संबंधित है, न कि प्राथमिकता या कोई नियम के आधार पर कि ब्रेल पहले किस भाषा के लिए सिखाया जाए, और आवश्यकता से जोड़ा जाना चाहिए। और मैथमेटिक कोड या इस तरह की जो चीजें हैं, ये ब्रेल की विधा बन कैसे गई? एक्चुअली यह ब्रेल को जो जानने वाले हैं ये बड़ी बात समझते हैं इस बात को कि ब्रेल कुल 63 चिन्हों पर आधारित है, और जितनी भी साइंस हो या मैथ हो या कोई भाषा विशेष हो या और कोई विषय हो, उसकी आवश्यकताओं को उसको लिपिबद्ध करने के लिए ब्रेल में आवश्यकता तो होगी ही, और उसके लिए एक कोड, एक मोड की जरूरत पड़ती है, एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से हिंदी ब्रेल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड होते हैं या शॉर्ट हैंड सिस्टम, मैथमेटिक्स सिस्टम का कोड, संगीत नोटेशंस, कंप्यूटर नोटेशंस, तो जरूरत पड़ती है। एक एडजस्टमेंट है, एक तरह से उसको कोडिफाई किया गया सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हों, तो अगर उसमें जरूरत है कोड की, तो उस ब्रेल के में जो उपलब्ध कोड है वो बताया जाना चाहिए शिक्षण के दौरान। उसको अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता रहेगा, उसके साथ ब्रेल मैथमेटिक कोड भी वो सीखता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, जैसे कि सर आपने बताया कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स, तो ब्रेल जो है ये इंडिपेंडेंट है। हमें देखना है कि इस बच्चे के स्कूल में कौन सा एनवायरनमेंट है, किस तरीके से बच्चे को ब्रेल सिखाई जा रही है, तो हमें उसी रेगुलेशंस को, उसी रूल्स को फॉलो करना है और बच्चे को ब्रेल सिखानी है। तो जैसे कि हम बात करें सर ब्रेल टीचिंग की, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे कि क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए, स्टेप्स हमें किस तरीके से फॉलो करने हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि एक स्पेशल स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे का IQ नॉर्मल है बट ब्लाइंड है, तो इसलिए हम उसको ब्रेल सिखा रहे हैं, तो क्या वो एक नॉर्मल सेटअप में जाके उसको अधिकार है ब्रेल सीखने का? और दूसरी बात ये कि वहाँ पे टीचर्स के क्या इतने ट्रेंड होते हैं कि वो उनको ब्रेल सिखा सके? देखिए, वास्तव में जो हमारा आज का जो अप्रोच है, जो आज के सर्व शिक्षा अभियान है, उसके नाम से ही विदित है कि सभी को शिक्षा देने का अभियान का बोध होता है उसमें।
और जो नई शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें कोशिश यही की जा रही है कि जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें ही विकलांग बच्चों को हम इंटीग्रेट करें, उनमें ही उनको शिक्षण की व्यवस्था करें। अब सवाल जो आपका है कि क्या हमारे शिक्षक उसके योग्य हैं या उस तरह से गियर्ड अप, वेल इक्विप्ड हैं या नहीं हैं, मेरा मानना यह है कि हमारे जो शिक्षण के लिए स्पेशल डिप्लोमा चल रहे हैं वो अपने में काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं और आरसीआई के नॉर्म्स द्वारा चलाए जाते हैं। उनके द्वारा स्टैंडर्ड जो लेट डाउन है उनके अनुसार उनको अप्रूवल मिलती है और उनके आधार पर उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम पीरियाडिक इंस्पेक्शन वगैरह होते रहते हैं और जो उनके सिलेबस हैं उनके आधार पे वो टीचर्स तैयार किए जाते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि हमारे शिक्षण में तो नहीं कमी आएगी। जो बुनियादी दिक्कत है हमारे ब्लाइंड बच्चों को, खास तौर से सर्व शिक्षा अभियान में जिन विद्यालयों में हम उनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था, जो आंतरिक व्यवस्था है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की अपनी व्यवस्था है उन साइटेड बच्चों के साथ उठने बैठने की, उनके साथ जो शिक्षक हैं वो कितना एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक एक क्लास में एक एक बच्चा के लिए हर क्लास में ट्रेंड बच्चे नहीं होते, हर क्लास में ट्रेंड टीचर नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो जनरल टीचिंग स्टाफ है वो कितना उनको सहयोग करता है विकलांग बच्चों को, उसमें ब्लाइंड भी है, तो देखना होगा और समय बताएगा। कोई भी चीज़ शुरू में कठिनाई होती है लेकिन कंसेप्ट बुरा नहीं है और आवश्यक है कि ऐसी अवस्था में जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जैसे कि स्पेशल स्कूल्स में यह समस्या अपेक्षाकृत कम है बजाय इसके कि जो सामान्य विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे ब्लाइंड बच्चे, उनका ये चांस है कि वो ब्रेल में उतने दक्ष ना हो पाए, पारंगत ना हो पाए। उसका एक कारण है कि वहाँ पर जो सारे स्टाफ हैं, सारे जो अध्यापक वर्ग है वो ब्रेल में दक्ष नहीं है कि उसके होमवर्क को इसको चेक कर सके। वहाँ पे रिसोर्स टीचर होंगे जो एक समय विशेष में ही उनको अटेंड करते हैं और तो ज़रूरत यह है कि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ब्रेल की रेमेडियल क्लासेस अगर की जाती रहें तो अच्छी बात रहेगी। जी, तो सर जैसे हमने डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी टीचिंग ब्रेल में, उसमें हमने जाना कि क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, क्या डिफरेंस है ब्रेल रीडिंग और प्रिंट रीडिंग में, और हम बात कर रहे थे डिफरेंट स्टेप्स की। तो हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस करे थे, तो हम जानना चाहेंगे कि ब्रेल टीचिंग में आगे फर्दर और कौन से स्टेप्स हैं। जी, तो हमने अभी बात की थी, याद होगा आपको, कि मैंने कहा था कि वर्ड मेथड से ब्रेल पढ़ाएं। वर्ड मेथड ब्रेल पढ़ाने की बात जब हम करते हैं तो उसमें कई हमारे जो चर्चा में आए हैं लोगों से बातचीत और अनुभव के आधार पे उनकी जो शंका होती है कि साहब ब्रेल को अगर हम वर्ड माध्यम से सिखाएंगे तो उनकी स्पेलिंग कैसे होगी, वो बिंदुओं को याद कैसे करेंगे और उनको कैसे आगे चल करके, क्योंकि बिंदु पर आधारित हमारे डाट्स हैं, ये जो अक्षर हमारे होते हैं उनके साथ एक पर्टिकुलर रेफरेंस डाट्स नंबर भी होते हैं जो याद रखने होते हैं। तो कई सारे सवाल आते हैं और फिर वो कहते हैं कि उस भाषा विशेष के जो स्पेलिंग है उसका क्या होगा। मेरा सवाल यह है कि इसको ऐसे क्यों न लें हम। साइटेड बच्चे को जब हम ब्रेल प्रिंट सिखाते हैं तो उसको हम पहले फोटो दिखाते हैं एलिफेंट की, तो बच्चा देखता है तो कहता है क्या है बेटा ये एलिफेंट। तो एलिफेंट के ELEPHANT की स्पेलिंग नहीं रखता हो, उसको अटैच करता है वर्ड एज ए होल कि एलिफेंट, और बाद में जब वो लिखना जब सीखेगा तब उसको स्पेलिंग की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से हम जब अपने बच्चे को लिखना सिखाएंगे तभी डॉट्स और उसकी स्पेलिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी जो लिंग्विस्टिक वैल्यू है हर कैरेक्टर की। तो उसी क्रम में पहले हम बच्चे को प्रैक्टिस वर्ड मेथड से पढ़ाते हैं। जैसे कि हिंदी में ले लें हम कलम, एक वर्ड कलम ले लेते हैं, तो पहला अक्षर हमने एक कार्ड बनाए। हम पहले भी बता दें यहाँ पर कि मैंने पहले कहा था कि स्टैंडर्ड प्राइमर ब्रेल में नहीं चलेगा,
इसके लिए ज़रूरी है कि हम टीचर लोग अपने बच्चों को ब्रेल पढ़ाने के लिए कुछ मटेरियल तैयार करें, और उसमें ज़रूरी है कि फ्लैश कार्ड्स होते हैं, और ये छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाने होंगे आपको एक एक वर्ड का, और उसमें पहले हम पूरे वर्ड में लिख देंगे, उसको खुले में लिख करके एक एक अलग, और पूरा वर्ड एक साथ लिख करके देंगे बच्चे को। कलम, तो कलम के बाद अगर हम उसको आगे दूसरा वर्ड देना चाहते हैं तो उसको जब बच्चे को दें तो हम उसको प्रेजेंट ये करें कि बोले हैं साथ में, उसको ये नहीं कहें कि तुम इसको पढ़ो, बल्कि अपने आप हम टीचर उसके हाथ पर जब हाथ के नीचे उसको जब रखें तो टीचर खुद बोले कि ये क्या है, कलम। रिपीट करेगा बच्चा, उसको रिपीट करे दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए, दोनों अंगुलियां। यहाँ पर ये भी बता दूं मैं संदर्भवश की हम जब ब्रेल सिखाएं तो बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दोनों हाथों का प्रयोग सिखाएं। दोनों हाथों का प्रयोग करके ही ब्रेल सीखना चाहिए, और यह बहुत जरूरी है हिस्सा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर विषयांतर हो जाएगा क्यों दोनों हाथों का जरूरी है प्रयोग करना। और दोनों हाथों में भी जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उन दोनों का प्रयोग एडवाइजेबल है, उनको दोनों का प्रयोग करना चाहिए। और क्योंकि उसका कारण यह है कि जब हम हाथ को लेफ्ट से राइट को ले जाते हैं तो उसमें जो एक लेबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लेफ्ट राइट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, जब राइट को हमारा पहुंचता है हाथ राइट एट द एंड ऑफ द लाइन, तो अब उसको आने में नेक्स्ट लाइन में उसको टाइम लगता है, तब तक जो समय वेस्ट होता है और स्पीड हमारी हैम्पर्ड होती है। तो जरूरत यह है कि हम दोनों ही हाथों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर करें, और यह तभी संभव है जब उसमें दोनों में सेंसिटिविटी, इक्वल सेंसिटिविटी डेवलप हो। तो जरूरी है कि दोनों हाथ, हालांकि यह बिल्कुल सच है कि यह प्रयास करने से ही होगा और टीचर के बराबर इनकरेज करने से होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो एक ही हैंड यूज करता है, चाहे वो राइट हैंडेड होता है या लेफ्ट हैंडेड होता है। तो इस बात को टीचर शुरू से ही ध्यान दे कि दोनों हाथ का प्रयोग न चाहते हुए बच्चे को हम फोर्स करें कि वो करे। तो नेचुरली एक अभ्यास से दोनों हाथों में पढ़ने की जो सेंसिटिविटी है डेवलप होगी। तो बच्चे को जब हम कार्ड दें तो उसको दोनों हाथों से कहें स्पर्श करो, स्पर्श करते समय पहले अध्यापक उसको बोलेगा जो लिखा हुआ है सामग्री, और बच्चा दोनों हाथों से उस वर्ड को बिना रुके टच करेगा, उसको एक एक करके टच नहीं करेगा बल्कि दोनों हाथों को बोलेगा कलम, और उसमें एक एक अक्षर क ल म इस तरह का उसको एहसास नहीं कराना, उसको इस बात का बोध नहीं कराना होगा। वो कलम एज ए होल ही शुड बी टॉट। और उसके बाद बच्चे को इसी तरह से ये देखना होगा कि जो हमने शेप दिए हैं क ल म, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं क ल म, और इन कैरेक्टर्स को जब अगला वर्ड हम चयन करें तो कोशिश करें कि उसमें 1-2 जो कैरेक्टर्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो रिपीट हो, रिटेन हो उसमें। तो इसका हो सकता है कमल, अब है तो वर्ड वही लेकिन वो उसका सीक्वेंस बदल गया है। तो बच्चे में जो कैरेक्टर्स की भी एक पहचानने की क्षमता होगी, ही विल acquire the sensitivity recognition of the each character also, or he will be familiar with the words from repeated practice and exercise. तो सर जैसे कि आपने बताया कि अगर हम बच्चे को ब्रेल सिखा रहे हैं तो उसमें जैसे हम लेटर्स की, अल्फाबेट्स की किस तरह से सीक्वेंसिंग करके एक ही वर्ड का, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने एग्जांपल दिया कि कमल है या कलम है, उसमें वर्ड अलग अलग हैं और अल्फाबेट सेम है, उनकी सीक्वेंसिंग में डिफरेंस है। तो हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बच्चे को सिखा सकते हैं ब्रेल में, जो हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे डिस्कशन में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, पहले हमने डिस्कस किया कि ब्रेल रीडिंग और प्रिंट रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनके प्रोसेस में डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि व्हाट आर द डिफरेंट प्री रिक्विजिट्स फॉर टीचिंग ब्रेल टू विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स।
और उन प्री रिक्विजिट्स को फुलफिल करने के बाद, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद हमें कैसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, और उन स्टेप्स को हम जान रहे हैं वन बाय वन कि हाउ वी शुड फॉलो देम टू लर्न ब्रेल और टू टीच ब्रेल टू द इंडिविजुअल्स। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। दिस इज टाइम फॉर द शॉर्ट ब्रेक। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
जिसके उपरांत वे मंदबुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं। और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो हमने आपको समराइज किए, और इस डिस्कशन में हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं जो आपको आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग ब्रेल, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशंस देंगे। प्रोफेसर एसआर मित्तल, जो इस फील्ड में काफ़ी ईयर्स से हैं, और इसके बारे में, ब्रेल के बारे में, किस तरीके से टीचिंग ब्रेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, और किस तरीके से हम मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, तो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ही हमारे एक्सपर्ट देंगे। दोस्तों, अभी पिछले लगभग 40-45 मिनट में वीरेंद्र सिंह जी ने आपको ब्रेल के विषय में और ब्रेल शिक्षण के विषय में, ब्रेल के महत्व के विषय में काफ़ी कुछ बताया है। मैं उसमें जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक दृष्टिवान का जीवन बिना लिखाई पढ़ाई के, बिना किसी स्क्रिप्ट को जाने निरर्थक है, ठीक उसी तरह से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए का जीवन भी है, अगर उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से, ब्रेल स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो ब्रेल उसके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एक दृष्टिवान के लिए प्रिंट सिस्टम है। ब्रेल में जो ख़ास बात है जो प्रिंट में नहीं है वो ये है कि शायद वीरेंद्र सिंह जी ने ये बात पहले बताई भी हो, बट मैं एम्फेसाइज करने के लिए दोबारा से कह रहा हूँ कि ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो ध्वनि पर आधारित है, और ध्वनि पर आधारित होने के नाते अगर आप किसी भाषा को नहीं भी जानते हैं, पर अगर ब्रेल जानते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट जानते हैं, तो उस भाषा की पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं
भले ही उसका अर्थ पूरी तरह से न समझ पाए। ध्वनि पर आधारित होने से हमारा तात्पर्य यह है कि एक प्रकार की ध्वनि के लिए जो अक्षर विभिन्न भाषाओं में होते हैं वो सभी ब्रेल के एक डॉट कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीक भाषा का अल्फा ले लीजिए, इंग्लिश का ए ले लीजिए, हिंदी का अ ले लीजिए और उर्दू का अलिफ ले लीजिए। ये 4 अलग अलग भाषाएं हैं, ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इन चारों में अ साउंड के लिए अलग अलग करेक्टर, अलग अलग नाम से करेक्टर्स को बुलाया जाता है, जैसे मैंने कहा अल्फा, ए, अ और अलिफ। लेकिन ब्रेल में ये चारों भाषाओं के अ साउंड देने वाले जो करेक्टर है वो केवल एक ही डॉट कॉम्बिनेशन यानी कि डॉट 1 से रिप्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली बीटा ग्रीक, बी इंग्लिश, ब हिंदी एंड बे उर्दू, ये डॉट्स 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात ब्रेल के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये एक ऐसी साइंटिफिक स्क्रिप्ट है जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और लॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है जब मैं कहता हूं या हम लोग कहते हैं, तब हमारा तात्पर्य है कि इसमें जो ये 6 डॉट्स हैं, इन 6 डॉट्स को एक क्रम से लुई ने 7 पंक्तियों में विभाजित किया था। और अगर आपको एक पंक्ति आ जाती है कि पहले लाइन के डॉट्स कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आ जाते हैं, तो उसके बाद के डॉट कॉम्बिनेशंस को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक नियम के अनुसार डेवलप होते हैं, बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो पहली लाइन है ब्रेल स्क्रिप्ट के 63 कॉम्बिनेशंस की, उनके अंदर उसमें 10 अक्षर होते हैं, ये 10 कॉम्बिनेशंस होते हैं। और ये 10 कॉम्बिनेशन 1, 2, 4, 5 यानी कि जो ब्रेल के ऊपर के 4 डॉट्स हैं, मेरे ख्याल से ब्रेल सेल का जिक्र वीरेंद्र सिंह जी आपके साथ कर चुके होंगे। किया वीरेंद्र सिंह जी? हमने नहीं। अच्छा, ब्रेल सेल के बारे में चूंकि हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, दर्शक जितने भी हैं, वो किसी न किसी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित हैं, वहां पर पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं होंगे, तो उनको ब्रेल का अनुभव, ब्रेल के बारे में बेसिक ज्ञान या बेसिक जानकारी अवश्य होगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ब्रेल जो है, जो ब्रेल के 6 डॉट्स होते हैं, वो 6 डॉट्स अगर आप देखें इस हाथ को, इसमें अगर हम 2 लाइन ऊपर से नीचे तक डॉट्स की बनाएं तो बाईं तरफ की जो लाइन है इसमें 3 डॉट्स होते हैं और दाईं तरफ की लाइन में 3 डॉट्स होते हैं। बाईं तरफ की जो 3 डॉट्स की लाइन होगी, इसमें ऊपर वाले डॉट को हम डॉट 1 का नाम देते हैं, उसके नीचे वाले को 2 और उसके नीचे वाले को 3। इसी तरह से 1 के राइट में जो डॉट होता है उसको डॉट 4, उसके नीचे डॉट 5 और उसके नीचे जो डॉट होता है उसको हम डॉट 6 का नाम देते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि ऊपर के 4 डॉट्स, तब मेरा मतलब होता है कि डॉट्स बाईं तरफ के 1 और 2 और दाईं तरफ के 4 और 5, यानी कि 1, 2, 4, 5 जो 4 डॉट्स बनते हैं, ब्रेल के पहले 10 अक्षर या 10 कॉम्बिनेशन जो पहली लाइन के अंदर आते हैं वो इन 4 डॉट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हालांकि इन 4 डॉट से बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत से मेरा मतलब अनगिनत नहीं, लेकिन 15-20 जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, पर हम 10 अक्षर कॉम्बिनेशंस को पहली लाइन के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे डॉट 1, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 5, 2, 4 एंड 2, 4, 5। अगर आपने इनको ध्यान से सुना है तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें हमने पहले 4 डॉट्स जो है बाईं तरफ के 2 यानी कि 1, 2,
दाएं तरफ के 2 अर्थात 4 5 केवल इन्हीं में इनको ही यूज किया है, लेकिन इनमें कई और कॉम्बिनेशन दो इन्हीं 4 डॉट्स में से बन सकते हैं जिनको कि हमने इसमें नहीं लिया है। अगले जो जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक नियम पर आधारित है, तो इसमें दूसरी लाइन को फॉर्म करने का, क्रिएट करने का जो नियम है वो ये है कि इन पहले डॉट्स में हम डॉट 3 ऐड कर दें। जो पहले 10 कॉम्बिनेशन है उनमें हम डॉट 3 ऐड कर दें तो हमको नए 10 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। जैसे डॉट 1 में 3 ऐड कर दें तो डॉट 1 3 बन जाएगा, 1 2 में ऐड कर दें तो 1 2 3 बन जाएगा, 1 4 में ऐड करें तो 1 3 4 बन जाएगा। इसी तरह से डॉट 3 3 ऐड करते जाएंगे पहले 10 कॉम्बिनेशंस के अंदर, तो हमको अगले 10 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। और फिर दूसरी लाइन के जो 3 ऐड करने के बाद हमको 10 कॉम्बिनेशंस मिले हैं, हमने बनाए हैं, उनमें अगर डॉट 6 ऐड कर दें तो तीसरे 10 कॉम्बिनेशंस का सेट मिल जाएगा। जैसे 1 3 में 6 ऐड करें 1 3 6, 1 2 3 में ऐड करें तो 1 2 3 6, इसी तरह से 1 4 में 1 3 4 में ऐड कर दें तो 1 3 4 6, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 40 कॉम्बिनेशन इस तरह से हमको मिल जाते हैं। सर, जैसे आपने इन कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज कॉम्बिनेशंस? ऐसा है कि ये जितने कॉम्बिनेशंस हैं, ये 63 कॉम्बिनेशंस को याद करने के लिए इस तरह से हम लोगों को बताते हैं। इससे आसानी से हमको 60, अदरवाइज मैं कहूं कि 6 डॉट्स हैं और 6 डॉट के 63 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनते हैं जी। इससे ऊपर बन नहीं सकते हैं। तो आप घूमते रहेंगे कि वो 63 कॉम्बिनेशन 1 4 5 1 6 1 4 1 3 4 1 4 6 एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर इस तरह से आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल सिस्टम की तरह से समझ में आ जाएंगे कि 63 कैसे होते हैं जी। ये एडवांटेज है इसका। अदरवाइज और कोई एडवांटेज इसका नहीं है एज सच, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इन 63 कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, ज्यादा क्यों नहीं बनते हैं, वो समझने के लिए ये सिस्टम बनाया गया, या इस सिस्टम की बात हम करते हैं। तो सर, डू वी इंट्रोड्यूस दीज कॉम्बिनेशंस एट द इनिशियल स्टेप, या हम किसी आगे जाके इंट्रोड्यूस करवाते हैं? ये स्टेप्स, ये जो कॉम्बिनेशंस का जो तरीका है, हम बच्चों के साथ नहीं करते हैं। बच्चों को तो हमने अल्फाबेट सीधे सीधे सिखाना है जी। बच्चों को तो पढ़ना सीधे सिखाना, उनको हम ये 63 का जो सिस्टम है वो नहीं बताते हैं। ये हम उन लोगों को बताते हैं जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट लर्नर्स जो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स के ट्रेनीज हैं, एडल्ट्स हैं, वो उनको बताते हैं ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों को ये चीज हम नहीं बताते हैं, बच्चों को बताने की आवश्यकता भी नहीं है, उनके लिए इसका कोई मतलब भी खास नहीं है। बच्चों को हम ये चीज नहीं बताते हैं जी। तो वीरेंद्र सर, आप इसके बारे में अपने व्यूज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जैसा कि डॉक्टर मित्तल साहब ने कहा कि ब्रेल बड़ा ही एक टिपिकल टॉपिक है, और आप देखेंगे कि हम जब प्रिंट की बात करते हैं तो कहीं पर ये प्रिंट टीचिंग वर्ड नहीं आता, लेकिन ब्रेल टीचिंग की बात हम स्पेशली करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए कि ब्रेल बड़ा ही एक टिपिकल और बड़ा डिफिकल्ट एरिया है। इसमें हर स्टेप पर हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। जैसा इन्होंने बताया डॉक्टर मित्तल ने कि हम जब ये लाइन टाइप सिस्टम कहलाता है, ये जो अभी जिसकी बात उन्होंने की थी, वास्तव में इसका बहुत इम्पोर्टेंस बच्चों के टीचिंग कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका मैकेनिज्म है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ज़रूरी है। जब बच्चे क्या या जो भी एडल्ट हो जाए कि वो उस मैकेनिज्म को समझना चाहें। एट ए टाइम अगर आप किसी को कहें कि भाई 63 आप इनोमरेट कीजिए कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, तो वो बड़ा डिफिकल्ट है। तो एक सिस्टम बता देने से वो उसका फार्मूला है और वो उसको ऐड करके और 7 लाइन वो जान जाता है, उसको 7 लाइन सिस्टम कहते हैं। ये लुई ब्रेल का ओरिजिनल सिस्टम है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में उन्होंने बनाया था। हम जब बात करते हैं ब्रेल सीखने की, तो अब देखिए एडल्ट के अप्रोच में अलग है। जब हम एडल्ट को ब्रेल सिखाएंगे तो उसकी अप्रोच अलग होगी। बच्चे की अप्रोच, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हमारे बच्चों के जब हम सिखाएंगे तो रीडिंग पहले सिखाएंगे,
राइटिंग को हमें डिले करना होगा साल 2 साल तक। तो उसके अपने कारण दिए थे मैंने, जब अपनी चर्चा मैंने की थी। और डॉक्टर मित्तल ने भी कहा कि जब हम बच्चों को अलग से ज़रूरत नहीं है बताने की 7 लाइन सिस्टम की, लेकिन जब एडल्ट हमारा जो ग्रोन अप लर्नर है वो साइटेड होते हैं हमारे डिफरेंट टीचिंग प्रोग्राम में, तो उनके लिए बता सकते हैं। और जो हमारे ब्लाइंड बच्चे होते हैं एडल्ट ग्रुप के, उनको भी समझाना पड़ता है। उसका एक दूसरा कारण है, उनको ब्रेल सिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि वो एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके दिमाग में प्रिंट का कंसेप्ट होता है। तो उनको ब्रेल डायरेक्ट एज सच जब हम सिखाते हैं तो उनके दिमाग में जो प्रत्यय बना हुआ है ABCD का, वो प्रिंट का बना हुआ है। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती हमारे ब्रेल की, या उनको बड़ा बोरिंग लगता है, बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि टच भी उनकी थोड़ा ब्लंट हो जाती है, उसको भी शार्पन करने की ज़रूरत पड़ती है और टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम फॉर द एडल्ट टू लर्न ब्रेल। तो एक तो यह कि ब्रेल के प्रति उनके मन में उसका उपयोगी बताएं कि उपयोगिता क्या है, और जो उनके दिमाग में कंसेप्ट है प्रिंट का, उसको साथ रखते हुए टाइम लगना स्वाभाविक है एडल्ट लोगों को ब्रेल सिखाने में। जी सर, जैसे आपने बताया कि हमें किस तरीके से सारे पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए वाइल टीचिंग ब्रेल। हम बात कर रहे थे कुछ मेथड्स की, जैसे कि हम वर्ड मेथड की बात कर रहे थे, तो हम चाहेंगे कि हम उन मेथड्स को कंटिन्यू करें और जानें कि वाइल टीचिंग ब्रेल व्हाट डिफरेंट मेथड्स टू बी फॉलोड। जी, तो मैं वहीं से आगे बढ़ता हूँ। मैंने शुरू में चर्चा की थी कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वर्ड मेथड और सेंटेंस मेथड, कंबाइंड मेथड और लेटर मेथड। तो वास्तव में उसी क्रम में मैंने ये भी कहा था कि साइटेड बच्चे के साथ मेथडोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होती, और ख़ास बात होती है कि उसमें बच्चे को कैसे ज़्यादा इंटरटेनिंग वे में, प्ले वे मेथड में साइटेड बच्चा सीखे। और ब्लाइंड बच्चे के साथ थोड़ी सीमाएं हैं, क्योंकि उसकी अपनी जो सेंस है, सेंस ऑफ टच, उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसको विजुअल स्टिमुलेशन न मिलने की वजह से उसको 3 डायमेंशनल मॉडल्स या टीचिंग एड्स इस तरह के डिज़ाइन किए जाएं कि जब ब्रेल टीचिंग करें तो उसके साथ वो सप्लीमेंट करें उसके एक्सपीरियंस को, उसके स्टिमुलेशन को। तो उसमें वर्ड मेथड जब हमने ले लिया और उससे बच्चा अगर पिकअप कर रहा है, चीज़ों को पढ़ने लगता है, तो हमें उसको मानना चाहिए कि हमारा वो वर्ड मेथड सक्सेसफुल है। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम वर्ड मेथड से ही सिखाएं। जैसा कि मैंने कहा, सेंटेंस मेथड भी होता है। सेंटेंस मेथड का मतलब कि जब हम बच्चे को सामग्री पढ़ने के लिए दें, ब्रेल सामग्री, तो मैं उसमें वाक्य छोटे छोटे ले लें। जैसे कि मैंने पहला वो वर्ड चयन किया था कलम, तो कलम के तरह इसी तरह से हम एक चयन कर सकते हैं, यह कलम है, एक सेंटेंस ले लिया मैंने। और उसी के आधार पर उससे क्या होगा कि बच्चे में, जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि हम बच्चे को एनालिटिक अप्रोच से न चल के सिंथेटिक करें, कि वो बच्चे में एक फास्ट रीडिंग डेवलप करे, एक रीडिंग रैपिड रीडिंग प्रोसेस डेवलप हो हैबिट शुरू से ही। अगर वो एनालाइज करने लगेगा एक एक कैरेक्टर को, तो वो उसकी स्पीड पहले से ही हैम्पर हो जाएगी, तो उसके लिए बोरिंग होगा और आगे चल कर कि वो बड़ा पुअर रीडर बनेगा। तो इसी तरह से सेंटेंस मेथड भी कामयाब हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन के द चाइल्ड टू चाइल्ड कि बच्चा कितना पिकअप करता है, किस माध्यम से करता है। और कई फैक्टर्स पे हम लोगों ने और बात की थी कि IQ भी कई बार देखा गया है कि जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है वो बच्चे ब्रेल जल्दी पिकअप करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यह बात ज़रूर ध्यान रखें कि हम लोग जब मेथडोलॉजी की बात करें तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का ब्रेल पिकअप करने का जो उसके ग्रास्पिंग पावर है, जो उसकी कैपेसिटी हो, बराबर हो। टीचिंग प्रोग्राम में, ब्रेल टीचिंग प्रोग्राम में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि कई बच्चे 3 महीने में भी ब्रेल सीख लिए हैं। ऐसा हमने सिखाया है अपने क्लासरूम में टीचिंग के दौरान। और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 6 महीने में भी सीखते हैं, कई महीने में जो 1 साल में भी लग जाता है। तो इसके लिए कोई कारण विशेष एक नहीं हो सकता कि जिसको मैं कहूँ कि
this may be the only reason which can be attributed to for the failure of the child in learning braille. उसमें दो तीन कारण महावर हैं जो मैं बता दूं कि एक तो हो सकता है कि वो बच्चा लो विजन हो. अगर उसकी रेसिजुअल विजन है तो ही विल नॉट कंसंट्रेट मोर ऑन लर्निंग ब्रेल, क्योंकि उसका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगा. और ब्रेल जैसी चीज के प्रति उसके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई आई एम ए पर्सन हैविंग सम विजन, आई कैन डिपेंड ऑन प्रिंट. और तो ब्रेल को बड़ा इन्फीरियर मानता है. तो जब तक मोटिवेशन नहीं होगा प्रॉपर तो कोई भी आदमी सीख तो नहीं सकता है. एक कारण ये हो सकता है. दूसरा कारण उस बच्चे में हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी भी हो, क्योंकि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें भी सेंसिटिविटी पुअर पाई जाती है. तो ये भी एक देखने की बात है कि उसके साथ उसको देखें, कोरिलेट करें जब हम ब्रेल टीचिंग करें कि अगर परफॉर्मेंस पुअर आ रहा है, एक टाइम फ्रेम में बच्चा नहीं सीख पा रहा, तो कहीं ना कहीं रीज़न कोई होगा उसका. तीसरा हो सकता है कि उस बच्चे में जो शारीरिक जो फिजिकल ग्रोथ है, अब 3 साल 4 साल के बच्चे को आप ब्रेल की एक्सपेक्ट करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एज भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, इसलिए कि जो उसका फिजिकल ग्रोथ है, हाथों को बराबर कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करने के लिए उसमें मस्कुलर कंट्रोल हो, क्योंकि हाथ को बार बार चलाना पड़ेगा उसको, तो थक भी सकता है. तो उसका अगर फिजिकल ग्रोथ उतना नहीं है तो प्रभावित करेगा ऐसा. तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनको भी टीचर को शुड कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग ब्रेल. लेकिन इसमें कोई एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता उसके फेल्यूर का, देखना पड़ेगा टीचर को खुद भी. लेकिन मेरा मानना यह है कि जो ये वर्ड मेथड या सेंटेंस मेथड की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऑप्शंस हैं कि अगर आप प्रोग्रेस को बराबर चेक करते हैं, अगर आपने, और ये मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अगर कोई हमारी बात को सुन रहा हो, अगर उसको अनकन्विंसिंग बात लग रही है, तो मैं इस बात को इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पर मैं आर्गूमेंट भी कर सकता हूँ विद प्रूफ एंड लॉजिक, और उसको बता सकता हूँ क्योंकि ये किया हुआ हमारा है. अब ये जरूर है कि किसी मेथड को जनरलाइज ना करेगा कि ये नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट कि नहीं वर्ड मेथड से ही पढ़ाना है, सेंटेंस मेथड से ही पढ़ाना. एक समय के बाद जरूर आप उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करें और देखें कि बच्चा अगर 1-2 साल विद्यालय में रह गया तो ब्रेल नहीं सीख रहा, तो क्या कारण हो सकते हैं उसमें. और सर, ये जो आपने डिफरेंट मेथड्स के नाम बताए, तो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दीज मेथड्स? देखिए, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, हम कर देंगे. देखिए सिलेक्शन की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं, जैसा वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि आप किसी एक मेथड को हार्ड एंड फास्ट रूल मानकर मत चलें. सिलेक्शन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि आप शुरू करें सेंटेंस मेथड से, क्योंकि विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर साउंड प्रिंसिपल्स पर ब्रेल टीचिंग को बेस करना है और डिजायरेबिलिटी के हिसाब से बच्चे के अंदर प्रॉपर एंड रैपिड ब्रेल रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, जी. तो सेंटेंस मेथड से हमको शुरू करके देखना चाहिए. अगर हमको लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर डिजायर्ड प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सेंटेंस मेथड से हमने जब शुरू किया, तो हम स्विच ओवर कर सकते हैं वर्ड मेथड पे, या वर्ड मेथड से पहले जो वीरेंद्र सिंह जी ने बात की होगी शायद लेटर मेथड की, अक्षर विधि की, उस पे जा सकते हैं. लेकिन जब हम देखें कि तीनों में से किसी मेथड पे भी बच्चे को, किसी मेथड के यूज करने से भी बच्चे को ब्रेल पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो कई केसेस में कई विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के साथ हम लोगों ने, खास तौर पर मैंने ये देखा है कि अगेंस्ट दी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स राइटिंग बच्चा पहले सीख लेता है और जल्दी से सीख लेता है, रीडिंग और जब राइटिंग वो जल्दी सीख लेता है, जो रीडिंग सीखने में उसको महीनों लगे थे, नहीं सीख पा रहा था, राइटिंग के बाद वो बहुत जल्दी पिकअप करता है ब्रेल रीडिंग को. तो हमें रीडिंग को बाद में इंट्रोड्यूस करना भी चाहिए. कर सकते हैं अगर हमको लगता है कि हमारे किसी मेथड से भी बच्चे को ब्रेल सीखने में समय लग रहा है, कठिनाई हो रही है, या वांछित प्रोग्रेस, उसकी डिजायर्ड प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो हम रीडिंग को रोककर
राइटिंग की तरफ जा सकते हैं, उसको राइटिंग पहले सिखा सकते हैं और उसके बाद कम बैक टू टीचिंग रीडिंग। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि किस तरीके से हम रीडिंग एंड राइटिंग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, तो वी विल कंटिन्यू द मेथड्स सर जैसे आप बता रहे थे। तो ठीक है। उसमें जैसा कि डॉक्टर मित्तल साहब ने बताया कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो मेथड का, तो सही है कि हम लोग सेंटेंस मेथड ही पहले प्रारंभ करें। और ब्रेल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको अभी हम लोग कहें कि नहीं इस मेथड से ही चलकर हम बच्चे को ब्रेल सिखा सकते हैं। प्रयोग के तौर पर बच्चे की डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट ऑफ द प्रोग्रेस चाइल्ड की जो हम चेक करते रहें, उसको देख करके देखें कि क्या कौन सा मेथड काम कर सकता है और उस पर तो साथ साथ हम बच्चे को अब ये देख लेने के बाद मेरा मानना यह है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्लैश कार्ड्स बनाएं। इसमें जिम्मेदारी अध्यापक की बढ़ जाती है, क्योंकि अध्यापक ये सोचते हैं कि हमें रेडीली अवेलेबल जो रेडी मटेरियल मिल जाए, रेडीमेड मटेरियल मिले और हम उस पर काम करें। क्योंकि रेडीमेड मटेरियल में ये होता है कि आप बच्चे की नीड को जनरलाइज नहीं कर सकते। हर बच्चे की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जब आपको अलग अलग मेथड्स यूज़ करने हैं तो आपको डिफरेंट मेथड्स पर आधारित एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए, मटेरियल भी होने चाहिए आपके पास। और अगर आपने साल 2 साल 3 साल का अनुभव पढ़ते पढ़ाते हो गया है तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हम कौन से मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो कितने बच्चे सफल होते हैं। उसके आधार पर आप एक्सरसाइजेस ऑलरेडी बना भी सकते हैं, पहले से ही प्लान कर सकते हैं। और उसको कहते हैं फ्लैश कार्ड्स। ये फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं प्लेइंग कार्ड्स की तरह या उससे थोड़े बड़े, जिसमें कि वर्ड्स और सेंटेंस की आवश्यकता के अनुसार उसकी साइज होगी। अगर सेंटेंस लिखना है तो थोड़े बड़े होंगे, छोटे वर्ड है तो छोटे होंगे। उनको बच्चे को एक एक करके प्रेजेंट करना, ये नहीं कि एक बार ही उसको दे दें। और जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि एक एक कार्ड उसको देंगे और सामने टीचर बैठा होगा बच्चे के, और इंडिविजुअल अटेंशन, ये नहीं कि बच्चे को दे दिया और वो बच्चा दाएं रख रहा है या झूठे उसको पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के हाथ को पकड़कर उसे क्रॉस दी वर्ड या जो लाइन है ब्रेल की, उस पर दोनों हाथों को हम उस पर मूव कराएं। टीचर की ये ड्यूटी बनती है। और ये फ्लैश कार्ड्स रिपीटेड तौर पर, जैसे आज जो दिया उसको कल उसमें से कुछ मैटर को आगे हम कंटिन्यू करें। उसमें से जो अक्षर हैं, जो वर्ड हैं, उनको रिटेन करते हुए फिर नई एक्सरसाइज बनाएं, ताकि पुराना जो उसको पढ़ा है उस पर उसकी फेमिलियरिटी होगी, उसको आसानी से पहचान लेगा और दूसरे को फिर पहचानने की कोशिश करेगा। नए उसको सिंबल्स मिलेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि बिंदुओं पर आधारित जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें भी थोड़े कठिन और सरल होते हैं। तो इसमें जो हमारे डॉक्टर मित्तल साहब ने कहा था कि लाइन टाइप सिस्टम का जो प्रयोग किया था लुई ब्रेल ने, वास्तव में उसको ब्रेल को एक तरह से समझाने के लिए ही किया था। उसकी एक कहानी है, बड़ी जटिल है, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है कि उतनी बात हम लोग कर पाएँ। वो कभी और संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। भारतीय डेवलपमेंट ऑफ भारतीय ब्रेल कभी अलग से चर्चा होगी इस चैनल पे, तो हम लोग करेंगे। उसमें काफ़ी भारत के संदर्भ में ब्रेल विकास की यात्रा पे चर्चा हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि लुई ब्रेल ने डेवलप की, उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनेक चुनौतियां ब्रेल के सामने आईं, इसके प्रयोग को लेकर के और अन्य भाषाओं में इसके अल्फ़ाबेट्स को लेकर के, और जैसा कि हमारे मित्तल साहब ने कहा कि इस पर हर चिन्ह की एक उसकी अपने लिंग्विस्टिक वैल्यू है, फोनेटिक वैल्यू है उसकी, सॉरी लिंग्विस्टिक नहीं, फोनेटिक वैल्यू है, और वो रिप्रेजेंट करता है हर लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर फोनिम्स, एक उसका वैल्यू है, उसकी यूनिट है, उसकी एक साउंड की। तो ये श्रेय जो है लुई ब्रेल को मैं नहीं कहता कि जाएगा, इसलिए कि ये आवश्यकता पड़ी थी बाद में, एक समस्या के बाद भारत में जब हुआ
और उसी के बाद भारतीय ब्रेल जब बना, भारतीय ब्रेल तो आपको पता है कि लुई ब्रेल ने 1829 में ही बना दी थी, लेकिन भारत में जब ब्रेल इंट्रोड्यूस हुई तो बहुत समय लगा और 1951 में जाकर के भारतीय ब्रेल को मान्यता मिली और सब हुई। तो उसके बीच में क्या ब्रेल की कोई कहानी हमारे देश में नहीं थी? ऐसा नहीं है, कभी बात होगी। तो ये जो सिस्टम है, अब उसमें हुआ कि जब ध्वनि के आधार पे हुआ तो भाषा विशेष में अक्षरों की जो संख्या है वो भी अलग अलग वैरी करती है। हमारे भारतीय भाषाओं में अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें 52 लेटर्स हैं, तो और इंग्लिश की तुलना में जस्ट डबल हैं, उसमें 26 ही अक्षर होते हैं और हिंदी में 52 होते हैं। तो इंग्लिश की तुलना में हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको सीखने सिखाने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उसमें कुछ अक्षरों में ज़्यादा बिंदु हैं, कुछ में लोअर अक्षर या समान आकृति हैं। उनको पहचानने के लिए आपको पता है कि ब्रेल को आगे वाले अक्षरों से मिलाना पड़ता है। अकेले में उनके अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, जैसे डॉट नंबर 1, 2 और डॉट नंबर 4, 5 अगर इनको हम आइसोलेशन में लिख दें तो किसी भी एक्सपर्ट के लिए पहचानना मुश्किल है। अलग से अगर एक पेज पे 1-4 लिख दें, 5-4 लिख दें और एक पर 1-2 लिख दें, नहीं पहचान सकता कोई भी आदमी, अलग अलग अगर लिखा जाए उसको एक कागज में। तो इसको पहचानते कैसे हैं? इसको इन कंजंक्ट विद द कमिंग लेटर, जो अगला कॉम्बिनेशन होता है उससे आधारित पहचानते हैं। तो जब हम चयन करें सामग्री ब्रेल सिखाने के लिए तो इस तथ्य को भी ध्यान रखें कि ऐसे अक्षरों पर आधारित शब्दावली का चयन करें जो स्वतंत्र रूप में भी पहचान में आ सके। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि भारतीय भाषाओं में ये ध्यान रख पाना हर समय हर संदर्भ में संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कोशिश की जानी चाहिए। ये भी एक तथ्य है। सर, जैसे आपने बताया कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग ब्रेल टू विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, और हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह का मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे, हम चूज़ करेंगे, ताकि हम एक अच्छे तरीके से इनपुट दे सकें और उसका आउटकम ले सकें। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी गुड। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड।
में क्या करता है कनीज? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. सो वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक हमने डिस्कस किए डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेथड्स। वी विल कंटिन्यू दैट डिस्कशन विद आवर एक्सपर्ट। जी सर। देखिए, अभी वीरेंद्र सिंह जी ने आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि अक्षरों का चुनाव, उन अक्षरों का जिनसे आप शब्द या वाक्य बना रहे हैं, करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो इजीली डिस्टिंग्विशेबल और इजीली परसिवेबल लेटर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, उनको लें। जैसे एम है, एन है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैं आपको और बतला दूं, और वो ये है कि हम भाषा जो सीखते हैं, भाषा के सीखने, क्योंकि ब्रेल
को भाषा से अलग करके सिखाने या सीखने की कुछ लोग बात करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ख़ास तौर पर आजकल जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का भूत चढ़ा हुआ है दुनिया को, और इंक्लूसिव एजुकेशन की जो लोग बात करते हैं कि बच्चे को, ब्लाइंड बच्चे को ब्रेल सिखा दो और फिर वो साइटेड और रेगुलर स्कूल में इंक्लूशन में डाल दो, उसका हो जाएगा। ब्रेल जितना ही अलग भाषा से सिखाने की बात की जाएगी या कोशिश की जाएगी, उतना ही ब्रेल सीखने में कठिनाई बच्चे के लिए ज़्यादा होगी। तो भाषा के साथ ही ब्रेल को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के साथ जब मैं कहता हूँ ब्रेल को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, तब मेरा मतलब ये है कि बच्चे के वोकैबुलरी के अंदर जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का चयन वाक्य बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे बच्चा कटोरी जानता है, बच्चा ग्लास जानता है, बच्चा थाली जानता है, बच्चा कप जानता है, बच्चा आलू जानता है, क्योंकि घर पे ये सारे शब्द वो सुनता है, खाने के कॉन्टेक्स्ट में, बर्तनों के कॉन्टेक्स्ट में। बच्चा कपड़ा जानता है, कमीज जानता है, बनियान जानता है, क्योंकि ये भी शब्द उसने सुने हैं, घर पे सुनता रहता है। तो जो शब्द बच्चे की वोकैबुलरी में, जिनका कि वो भाषा में अपनी बात को कहने के लिए या दूसरे की बात को समझने के लिए घर में प्रयोग करता है, अगर हम उनमें से सरल शब्दों को चुनकर वाक्य बनाकर ब्रेल सिखाने का प्रयास करेंगे, साथ ही जो उसकी क्लास में, जैसे क्लास 1 में या नर्सरी में जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स बच्चों की होती हैं, उनमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रिंसिपल को, इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वही शब्द लिए जाएं टेक्स्ट बुक तैयार करने के लिए, लैंग्वेजेस की, हिंदी की हो, चाहे मदर टंग की हो, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, जो बच्चे की वोकैबुलरी में होते हैं। तो हम उन किताबों में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन शब्दों को लेकर वाक्य बनाते हैं और उसके माध्यम से ब्रेल सिखाते हैं, तो बच्चे को ब्रेल सीखने में आसानी होगी। ऐसा मेरा और हम दोनों का मानना है। हम दोनों ने इस बात को देखा है। और दूसरी बात आपने जो कही थी कि हम वाक्य विधि से शुरू करेंगे, इसके पीछे एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक फैक्ट भी है, और वो ये है कि हम बच्चा जब भाषा सीखता है या बोलना सीखता है, तो शुरू में एक सिलेबल मोनोसिलेबिक वर्ड सीखता है जरूर, लेकिन वो वर्ड भी उसका एक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी जब उसको पीना होता है तो पानी नहीं बोलता, मम बोलता है। आमतौर पर देखा होगा आपने, इस तरह के शब्द जो बोलता है, वो एक शब्द भी उसके लिए वाक्य ही होता है, क्योंकि वो एक शब्द से ये बात माँ को बताने का प्रयास करता है कि उसे पानी पीना है। इसलिए भी हमको वाक्य विधि से ही शुरू करना चाहिए, न कि शब्दों से या अक्षरों से। लेकिन अगर हमें लगे कि बच्चे को वाक्य विधि से सीखने में कठिनाई हो रही है, तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात पर कि हम फेल हो गए, असफल हो गए, हम नहीं सिखा पा रहे हैं। और बजाय इसके इस चीज को सोचने कि हम नहीं सिखा पाए, हम तुरंत शब्द विधि या अक्षर विधि की तरफ मुड़ जाएं, चले जाएं। जी, जैसे सर आपने इस मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया, तो हमें पता है कि बच्चों के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दोनों पार्ट्स, जैसे एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर दीज चिल्ड्रन। देखिए, ये सवाल आपने बिल्कुल टॉपिक से अलग ले लिया है, इसका ब्रेल से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि सर जैसे हम ये जानते हैं कि ब्रेल हमें बच्चे को सिखाना है, तो हम उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि वीरेंद्र सर ने एक्सप्लेन किया था। हम उस डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे एकेडमिक्स में भी हो सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए, कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी, देखिए, गोल या कोण
ये दो शब्द हैं। जी इनका प्रयोग भाषा में भी होता है, इनका प्रयोग विज्ञान में भी होता है, इनका प्रयोग गणित में भी होता है, इनका प्रयोग भूगोल या ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज के जो सब्जेक्ट है उसमें भी होता है। तो हमारा ब्रेल से संबंध स्क्रिप्ट सिखाना है अलोंग विद इट्स लैंग्वेज, जी है इसमें ना? थोड़ा सा मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है को करिकुलर या एकेडमिक की, जहां तक बात है। जी बाकी वीरेंद्र सिंह जी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, हो और स्पष्ट करेंगे इस देखिए, चीज़ को। जहाँ तक आपने बताया, हम शायद हम उसको बहुत स्पष्ट हम लोग नहीं कर पाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से ब्रेल का संबंध डायरेक्ट तो नहीं है। अब जो हमने एक्टिविटीज जो कही हैं, एक्सरसाइजेज, अगर आपने देखा हो तो हमारे जो मॉन्टेसरी क्लासेस होती हैं या नर्सरी की क्लासेस होती हैं, तो उनकी क्लासेस में आप देखेंगे तरह तरह के खिलौने होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, और उनके कई तरह की चीज़ें होती हैं जो टच करके साइटेड बच्चे भी करते हैं। उनको कहते हैं इनको सीरियली अरेंज करो, इनमें से कौन से छोटे छोटे हैं उनको लगाओ, क्रम से लगाओ। तो शेप पर आधारित और कलर पे आधारित और टेक्सचर पे आधारित बहुत सारी चीज़ें उनके क्लासरूम में होती हैं। तो इसको ब्रेल या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से नहीं जोड़ा जा सकता। वो प्ले वे मेथड में शुरू में तो बच्चे खेलते ही कूदते हैं, भाषा को हम डायरेक्ट फॉर्मल क्लास में नहीं सिखाते उनको, ऐसे ही उनको सिखाते हैं प्ले वे मेथड में ही। तो उस तरह से हो, ये साथ साथ हमेशा नहीं चलेगा। ये तो पहले ही क्लास में जब बच्चा हमारे नर्सरी क्लास या 5 साल 6 साल में जब स्कूल एंट्री उसकी होगी तभी जरूरत पड़ती है। और जो आपने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ब्लाइंड बच्चों के जो गैप हैं, विजुअल गैप आए हैं, जो एक्सपीरियंस में उसके गैप होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए इन्वायरमेंटल, अगर देखें आप, इन्वायरमेंट स्टडी होती है, ईवीएस कहलाता है प्राइमरी लेवल में। जी तो उन बच्चों को भी हम कुछ एक्सपोजर दें, गार्डन में ले जाएं, तरह तरह के फूल पौधे दिखाएं और पत्तियां दिखा सकते हैं। तो आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलर मान लें या रेगुलर में रखें, क्योंकि ब्लाइंड बच्चे को एक सेंसरी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती है, डीएलएस की भी की जाती है। तो सेंसरी ट्रेनिंग और ये सब का महत्व साइटेड बच्चे के लिए भी है, लेकिन ब्लाइंड बच्चे को इन एब्सेंस ऑफ वन पर्टिकुलर सेंस उसको कंपेंसेट करने के लिए और जो सेंसेस को ज़्यादा सेंसिटाइज करना होगा और उसके एक्सपीरियंस को इनरिच करना होगा। तो ये तभी संभव है जब उसको अधिक से अधिक टेक्चुअल एक्सपोजर मिले, उसको जो कंक्रीट एक्सपीरियंस दिया जाए। और कैसे हो सकता है वो तो टीचर का काम है, और उसके लिए स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान किया जाना चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्ट संबंध ब्रेल से नहीं है। नहीं है। हम यहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जान रहे हैं डिफरेंट मेथड से। तो सर इसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि टीचिंग ब्रेल में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे हम इसको बढ़ाते हुए एक बेसिक सवाल जो आता है, अब आएगा भी, स्वाभाविक भी है, कि हम जब मेथड की बात करते हैं और उसमें कहीं पर फोनेटिक एनालिसिस की बात हमने नहीं की है, तो अब यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक होना चाहिए कि फिर बच्चे को हम लिखना कैसे सिखाएंगे। उसको जो अक्षर होते हैं हर भाषा के वर्णमाला, उसकी वैल्यू कैसे समझेगा। इसकी जरूरत तो तब उसको पड़ेगी जब हम लिखना प्रारंभ करेंगे। तो लिखते समय यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो मैंने शुरू में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, कि बच्चे को जो लेटर्स होते हैं उनके जो रेफरेंस नंबर्स हैं 1 2 1 2 3, 1 3 4 5 2 4, ई छोटी 3 5 बड़ी, इस तरह से क्राइमिंग हर हाल में डिस्करेज करना है, उसको नहीं इंट्रोड्यूस करना है। और ज़्यादातर स्कूलों में अभी भी लोग बचने के लिए, मेहनत न करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। तो ये नहीं किया जाना चाहिए। और जब हम बच्चे को काफ़ी 50-60 वर्ड या यह समझ लेते हैं कि उसके वोकैबुलरी काफ़ी रिच हो गई है, पढ़ने में स्किल आ गई है, साल भर हो गया है, क्योंकि टीचर इज़ द बेस्ट जज टू डिसाइड द प्रोग्रेस एंड मॉनिटरिंग करे अपने बच्चे को कि कितना ब्रेल आ गया, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस लगता है, तब उसको हम राइटिंग की तरफ स्विच ओवर कर सकते हैं उसको। और उसके अंदर इतना मस्कुलर कंट्रोल, क्योंकि जो पंचिंग करना है उसमें ताकत भी लगती है, हैंड्स को हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है, टच करना पड़ता है, स्टाइलस को पकड़ना भी पड़ता है।
तो उस समय जब हम वर्ड्स लिखने के लिए भी चूज करें और उसमें अब यहाँ पर हमें एनालाइज कराना पड़ेगा बच्चे को, जैसे क ल म। अब उसमें पहले हमने उसको कहा था कि वर्ड एज ए होल या सेंटेंस एज ए होल यूनिट दे। अब हमको एक एक उस यूनिट की हमें एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन करना होगा कि हर कैरेक्टर की उसकी फोनेटिक जो वैल्यू क्या है उसकी। अब क है तो क को बताना पड़ेगा कि ये 1 3 हमको इंट्रोड्यूस ही नहीं करना, कहना होगा कि हमको ये शेप जो आप देख रहे हो ये क के लिए स्टैंड करता है, इट स्टैंड फॉर द साउंड ऑफ क। और क लेटर हिंदी में है तो क होगा हिंदी में, अगर इंग्लिश में है तो के लिए कहेंगे उसको हम। अब उसको हम फेमिलियराइज कराएंगे उसकी फोनेटिक वैल्यू से जो उसने करेक्टर्स पहचाने हैं। और इसी तरह से जब राइटिंग भी अब करना अगर हो तो राइटिंग करते समय भी लोग कहते हैं कि भाई राइटिंग में ज़रूरत पड़ेगी उसको अक्षरों को। तो राइटिंग 2 तरह से होती है वैसे तो हमारे यहाँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो अभी तक सस्ती है और जो मोस्ट पॉपुलर है वो जो है मैनुअल राइटिंग इन द सेंस कि जो हम फ्रेम से राइटिंग करते हैं राइटिंग उसमें। और दूसरी राइटिंग होती है मैकेनिकल राइटिंग जो कि ब्रेल टाइपराइटर होता है, वो कॉस्टली है, वो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं, कोई अफोर्ड कर पाए। तो हम डिपेंड अभी राइटिंग जो हमारी ट्रेडिशनल राइटिंग स्लेट है उस पर ही करते हैं। और शुरू में मैंने कहा था कि राइटिंग को हम डिले इसलिए करें कि जो रीडिंग और राइटिंग का जो प्रोसेस है दोनों रिवर्स होता है। और लिखते समय अब हमने अभी तक बात की थी कि पढ़ते समय हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं, हमारी चलती हैं फिंगर्स और हाथ प्रक्रिया होती है। और जब हम लिखने लगेंगे तो वो जो है डॉट्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड पेपर में होते हैं प्रेस, तो उस दशा में जो हमारे प्रक्रिया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी। तो बच्चे को साथ साथ चलने में उसको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि वो अगर ट्रेडिशनल मेथड से राइटिंग करा रहे हैं डिवाइस से तो उसको डिस्करेज करें। और उस समय भी जब हम बच्चे को राइटिंग सिखाएं तो भी हमारा मानना है कि डॉट स्क्रैमिंग कराने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमें अब लिखना है कलम, तो क का जो शेप उस ओरिएंटेशन बच्चे को हो चुका है, वो क का जो शेप है वो कैसा होता है। ठीक है, डॉट 2 तो है उसमें भी। बहुत से लोग हमारे जो साथी हैं जो ब्रेल नहीं जानते उनको मानना होता है कि ब्रेल जो है वो बच्चे ब्लाइंड लोग काउंट करके पढ़ते हैं, तो ये तो उनके लिए जो नहीं ब्रेल समझते। लेकिन ब्रेल वास्तव में शेप बेस्ड है, शेप के आधार पर जो टेक्चुअल शेप डिफरेंट बनती हैं उसको पढ़ते हैं। तो एक डिफरेंट जो शेप क की है वो अलग उसके दिमाग में आ चुकी है। तो हम बच्चे को जब सेल में जाएं, ब्रेल सेल में जब गाइड में होता है तो उसको क्लॉक वाइज बच्चे को हम स्टाइलस पकड़वाने की ट्रेनिंग दें कि कैसे पकड़े हो, और इस तरह से कर्व पोजीशन में स्टाइलस को सीधा रखना है ताकि जो सेल होते हैं उसमें बिंदुओं के लिए बने रहते हैं ग्रुप्स, और उस ग्रुप्स में अगर नहीं पड़ेगी स्टाइलस, थोड़ी बहुत भी सीधी तिरछी होगी तो डॉट्स दबेंगे नहीं और बच्चे की को ज़्यादा स्ट्रेन भी पड़ेगा और डॉट्स भी नहीं आएंगे। तो ज़रूरत है कि उसको सही ट्रेनिंग हम जब दें बच्चे को जो ग्रिप है उसको पकड़ने के लिए, और ताकि वो प्रेशर जब दे स्टाइलस पर तो डायरेक्ट एक रिदमिक साउंड होगी, डॉट्स की जो प्रेस होगा नीचे कट कट की आवाज़ होगी, एक रिदम होता है उसका। तो ये तभी संभव है जब हम शुरू से बच्चे को स्टाइलस की ग्रिप को पकड़ने के लिए और ड्यू प्रेशर कहाँ पर हमको लगाना है इसकी ट्रेनिंग दें हम। और उस सेल में उसको हाथ पकड़ करके बच्चे को अपने आप नहीं छोड़ देना चाहिए कि बच्चा अपने आप प्रयोग करे। और जिस तरह से भी कई बच्चों को मैंने देखा कि वो स्टाइलस को मुट्ठी में पकड़ते हैं, कई जो हैं 2 अंगुलियों से पकड़ते हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए टीचर को, जो ब्रेल टीचर हों। इससे क्या होता है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अगली ढंग से उनका पकड़ने की स्टाइल होती है और बाद में दिक्कत पैदा करती है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो ध्यान देने की बात है। तो क्लॉक मैनर में जब हम करेंगे क्लॉकवाइज तो 1 2 3
4 5 6 इस तरह का क्लॉकवाइज हम डॉट्स को प्रेस करेंगे। तो जब बच्चे को हम ओरिएंट कराएं तो उसको कहें कि भाई स्टाइलस को यहाँ प्रेस करोगे और यहाँ प्रेस करोगे तो ये क बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये 1 3 बनेगा। तो उस बच्चे को अपने आप ही उस ब्रेल सेल में हर अक्षर को लिखने का ओरिएंटेशन हो जाएगा एक प्रैक्टिस के बाद, एक ट्रेनिंग के बाद। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में क्रैमिंग नहीं आएगी, उसमें एक बोध होता है लिखने का और एक साइकोलॉजिकल, अब वो कलम लिख रहा है। पहले लोग क्या करते हैं कि अक्षरों को लिखवाना शुरू करते हैं कि तुम भाई एक एक लेटर प्रैक्टिस करो, क म ल क ख ग, इस तरह से उसको मीनिंग नहीं लगती और सार्थक नहीं लगता, उसका इन्वॉल्वमेंट मानसिक तौर पे उसमें नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता उसके लिए। तो अगर हम वर्ड मेथड से कुछ लिखवाएंगे उसको, उन्हें जो चीज़ें पढ़ी हो, तो एक तो उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा, दूसरा बोर नहीं होगा और सही ट्रेनिंग होगी। एक एक डॉट्स को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूं, वीरेंद्र सिंह जी भी शायद सहमत होंगे उससे। मैंने ये देखा है कि पढ़ने में जैसे हम शुरू में बच्चे को बिना बताए कि ये क ल म है, केवल यूं ही कुछ कॉम्बिनेशंस ब्रेन में तैयार करते हैं और बच्चों से की प्रैक्टिस कराते हैं कि इसमें बाईं तरफ डॉट कितने, दाईं तरफ कितने, ऊपर कितने, नीचे कितने हैं, बीच में कितने, एटसेट्रा एटसेट्रा। और शुरू में 6 के 6 बिंदुओं का एक अनुभव बच्चे को देते हैं कि 6 बिंदु कैसे होते हैं। इसी तरह से मेरा अपना सोचना यह है कि लिखने में भी हम बच्चे को क या ल या म लिखना सिखाने के बजाय केवल उसे शुरू में 6 के 6 डॉट्स पंच करने का अभ्यास कराएं और उसके बाद ऊपर के 2 डॉट, नीचे के 2 डॉट, ऊपर का एक, राइट साइड का, नीचे का। क्योंकि लिखते समय जो ट्रेडिशनल स्लेट की बात की वीरेंद्र सिंह जी ने, एज अगेंस्ट रीडिंग 1 2 3 राइट साइड पर होते हैं और 4 5 6 लेफ्ट में होते हैं। पढ़ने में 1 2 3 लेफ्ट और 4 5 6 राइट, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी ने जैसा बताया कि ट्रेडिशनल स्लेट में डॉट्स जो रेस होते हैं वो अपोजिट साइड पर होते हैं। जैसे उर्दू लिखी जाती है राइट से लेफ्ट, ब्रेल वैसे ही लिखी जाती है, हालांकि पढ़ी लेफ्ट टू राइट जाती है, क्योंकि कागज को हम रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, और जब उल्टा करते हैं तो जो 1 2 3 राइट में था वो लेफ्ट में आ जाता है और 4 5 6 राइट में चला जाता है। तो हम बच्चे को पहले बजाय ये कहने के कि ये अक्षर है क्या है, सीधे डॉट्स पंच करने का अभ्यास कराएं। और जब डॉट्स पंच करने से बच्चे को अलग अलग कॉम्बिनेशन को पंच करना आ जाए, समझ ले वो, तब उसको हम फिर उनको हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा पढ़ना पहले ही सीख चुका है। वो जानता है कि क के डॉट्स 2 डॉट होते, 1 3 बीच का डॉट गायब रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 3 जब पंच करेगा तो समझ लेगा कि ये उसने क पंच किया है, या 1 2 3 करेगा तो ल किया है, 1 3 4 करेगा तो म किया है। मेरा अपना मानना यह है कि बच्चे को पहले हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को विदाउट असाइनिंग एनी नेम, विदाउट टेलिंग हिम कि ये म है या एल है या के है या क्यू है, पंच करने का अभ्यास कराना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि वाइल टीचिंग ब्रेल हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि कैसे हमें एक एक स्टेप करके फॉलो करना चाहिए। ये जैसे कि आज के हमने डिस्कशन में देखा, तो फाइनली सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ की पॉइंट्स, कुछ एडिशनल और पॉइंट्स बताना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूँगा जिसको कि मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ब्रेल को कभी भी भाषा से अलग करके नहीं सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेल सिखाने से पहले ब्रेल सीखने पूर्व की जो तैयारी है, जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ प्री रीडिंग स्टेज कह सकते हैं, प्री ब्रेल रीडिंग स्किल्स कह सकते हैं, वो ज़रूर विकसित करें। जितनी ज़्यादा उनको विकसित करेंगे उतना ही ज़्यादा ब्रेल सिखाने में और ब्रेल सीखने में बच्चे के लिए आसानी होगी। जितनी कम करेंगे उतनी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही कम होगा ब्रेल में।
आज जो हम लोग देखते हैं कि ब्रेल की तरफ बच्चे जो है कम ध्यान देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा मानना यही है कि हम ब्रेल सीखने की जो पूर्व की स्थिति है, पूर्व की जो तैयारी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सीधे ब्रेल सिखाने का प्रयास करते हैं, और वो भी भाषा से अलग करके। जी तो कभी भी भाषा से अलग करके ब्रेल सिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि teaching braille and learning braille both are very much important, and for these processes, for these points, prerequisites braille के सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And all the points that we have discussed in today's session was the print reading, braille reading, the prerequisites, different methods, sequential process with the examples. ये हमारे एक्सपर्ट ने इनके बारे में इंफॉर्मेशंस दी. तो हम अपने व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि ब्रेल सिखाते वक्त या ब्रेल सीखते वक्त इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दीज इन्फॉर्मेशंस टू आवर व्यूअर्स. दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशंस. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. आप